शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एक बेहद शानदार खबर आ रही है। दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय शेयर बाजार में जल्द ही एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। फर्म का कहना है कि जून 2027 तक निफ्टी 50 इंडेक्स जो है 26,500 के नए ऐतिहासिक स्तर को जो है छू लेगा, जो इसके जो है मौजूदा रिकॉर्ड हाई से काफ़ी ऊपर। करंटली प्रवीण सर, निफ्टी जो है 24,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्रवीण सर, किन किन फैक्टर्स के दम पर मौजूदा स्तर से जो है निफ्टी में करीब 10% की जो है तेजी आएगी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या इनका रुख बदल गया? सर, पहले तो ये कह रहे थे कि बड़ा हॉकिश स्टैंस था, उनको तमाम तरह की दिक्कतें दिख रही थी, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, क्या हो सकता है, अब क्या चीज़ें बदल गई? नहीं, देखिए, गोल्डमैन सैक्स ऑप्टिमिस्ट अप्रोच के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनके जो एनालिस्ट हैं कि भारत का मार्केट जो है वो अब तक एक लार्जली अंडरवेट रहा पूरे दूसरे मार्केट्स के मुकाबले, और इसीलिए यहाँ जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक यहाँ बड़ा रूम दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट का। तो और पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे तो उसमें स्थितियां भी पलटती हुई दिखाई दी। मार्केट के लिहाज से अगर आप देखेंगे, जुलाई में ही एफपीआईज ने जो है वो 18,314 करोड़ रुपए के नेट इक्विटी परचेज किया है, जो कि फरवरी के बाद दूसरा महीना ऐसा रहा जहाँ पे कि इतना नेट बाइंग दिखाई दी है। और ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अब लग रहा है कि क्या एफपीआई या विदेशी इन्वेस्टर जो है वो भारत में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, आपने ठीक कहा सर कि महज एक हफ्ते में जो है $1 अरब से ज़्यादा के शेयर खरीदे गए हैं एफआईएस की तरफ से, और रुपया भी थोड़ा स्थिर हुआ है, और बेहतर कॉर्पोरेट आय इनकम की उम्मीदों के कारण जो है विदेशी फंड्स जो हैं वो लगातार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सर, ये तो बात होगी कुछ गुडी बात, लेकिन अब जो दो फैक्टर्स जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, एक WPI इन्फ्लेशन को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि 9.87 पर पहुँच गई है, जो पिछले महीने 9.68 के आसपास थी, और जो CPI की जो मैं बात कर रहा हूँ, CPI का भी जो आंकड़ा आ गया है सर, अब वो भी जो है 4.4% के आसपास है। तो यानी जो रिलैक्सिंग जो लेवल था 4% उसके ऊपर है। क्या ये दोनों आंकड़े किसी भी चीज़ को जो समझने में, पॉलिसी मेकिंग में कुछ इफेक्ट कर सकते हैं सर? नहीं, देखिए, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया है कि भले ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि एफपीआईज के वापस आने का रास्ता है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है। और कंसर्न है कि साहब, अर्निंग डाउनग्रेड जो इंडियन कंपनीज़ की है उसको लेकर एक चिंता है। एक चिंता इस बात को लेकर है कि अब जब आपके जून क्वार्टर के रिजल्ट आना शुरू होंगे तो वहाँ कंपनियों की अर्निंग्स किस तरह की रहती है, जो जिस तरह के पूरा का पूरा फरवरी से लेकर अब तक का पूरा एक पीरियड रहा जहाँ पर कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लगातार दिखाई दी, उसका असर कंपनियों की अर्निंग्स पर किस तरह का दिखाई देगा। एक बात ये कही गई कि जो भारत का मार्केट जो है वो ग्रोथ वैल्यूएशन मिक्स में आपका दूसरे मार्केट्स के मुकाबले कम एट्रैक्टिव जान पड़ता है, तो ये एक बड़ा रिस्क है। अब इसके साथ आप जो चाहे आप रिटेल के नंबर को देख लीजिए या फिर आप होलसेल का नंबर देख लीजिए, आप इन्फ्लेशन का, और उसके साथ आप जियोपॉलिटिकल टेंशन, और एक और चीज़ जो बड़ी जो महत्वपूर्ण है वो है क्रूड के दाम। क्रूड फिर से उछलकर $85 पर बैरल पर पहुंच गया है, और कई जो एनालिस्ट हैं उनका कहना यह है कि साहब, अगर $100 पर बैरल पर क्रूड पहुंच गया तो भारत के लिए फिर अभी $85 पर भारत के लिए उतनी मुश्किलें तब भी नहीं है, लेकिन अगर $100 के आसपास क्रूड पहुंचा तो भारत के लिए हर तरह से यहाँ पर मुश्किलें फिर से पैदा हो जाएंगी। और सर, मेरे पास थोक महंगाई के 6 महीने का आंकड़ा है सर। जनवरी में ये 1.81 के आसपास हुआ करता था, फरवरी में ये 2.13 हुआ, मार्च में 3.88, और देखिए अप्रैल में ये शूट अप होकर 8.26, और मई में 9.68, और अब तो देखिए 9.87। ये जो ग्राफ में जो मतलब मैं सडन जो स्पाइक देख रहा हूँ सर, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो पॉलिटिकल टेंशन्स, क्रूड ऑयल की महंगी कीमतें और रुपए का डिवैल्यूएशन? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो बड़ा फैक्टर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का है, जिसमें आप चाहे तो क्रूड का दाम ऐड कर लीजिए, बाकी के जो आर्टिकल हैं उनकी महंगाई है जो इस पूरी की पूरी जंग की वजह से महंगी हुई, तो एक वो मसला है। दूसरा मसला ये है कि आप खाद्यान्न की जो कीमतें हैं, फूड इन्फ्लेशन को अगर आप इसमें चेक करेंगे, वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी है इस पूरे पीरियड में। जी सर। और 4.99 से बढ़कर 7% हो गई। रोजाना की ज़रूरत वाले सामान जो है, प्राइमरी आर्टिकल्स, उनकी महंगाई 5% से बढ़कर 7% हो गई। खाने पीने की चीज़ें यानी फूड इंडेक्स की महंगाई से 4.49 से बढ़कर 6.14 हो गई है। फ्यूल और पावर की जो थोक महंगाई दर है वो
30.33 से जो है वो घटी है, 27.41% हो गई। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये स्थिर है 7.48 के आसपास है। लेकिन सर इसमें एक डेटा है, ये फ्यूल और पावर वाली जो महंगाई ये क्यों घट गई सर? क्या लोगों ने क्या फ्यूल और पावर इन तमाम चीज़ों की जो खपत कम कर दी क्या? नहीं, मुझे लगता है कि डिमांड के साथ साथ आपका जो आउटपुट है या प्रोडक्शन है उसमें इजाफा ज़्यादा हुआ। और एक बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह का रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जिस तरह का एक अपटिक हमने देखा है वहाँ पर, वो मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी मददगार साबित हो रहा होगा फ्यूल और पावर की महंगाई को लेकर। ओके, चलिए अब जाते जाते जो गोल्डमैन सैक्स ने जो 15 शेयरों पर दाव लगाने की बात कही है, ये एक वैल्यू एडिशन है, वो भी ले लीजिए। देखिए 15 स्टॉक्स की बात की गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, कोटक महिंद्रा बैंक, NTPC, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, इटर्नल, पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन, इंटरग्लोब एविएशन, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इंडियन होटल्स, मझगांव डॉक और मेक माई ट्रिप। इन तमाम 15 स्टॉक्स पर जो है गोल्डमैन सैक्स बुलिश है सर। तो कुछ और ऐड करना चाहेंगे या वाइंड अप करें सर गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट पर सर? नहीं, देखिए इस वक्त अब चूंकि देखिए मार्केट में अभी भले 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया हमारे पास FPIs का, लेकिन अगर आप 2026 के आंकड़े ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2,56,000 करोड़ की FPIs की निकासी रही है एक साल में। तो ये बड़ी निकासी है। और उसके साथ अगर 10% आ भी गया सर 18,000 करोड़ के आसपास का, तो अभी बहुत जो है ऊँट के मुंह में जीरे के टाइप का है। बिल्कुल। और जो जिस तरह के हालात फिर से बदले हैं जियोपॉलिटिक्स में, आप अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखेंगे, अमेरिका ने फिर से अपना ब्लॉकेड जो है वो इम्पोज कर दिया है, किसी भी जहाज़ के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। और सऊदी अरब से लेकर आप समझिए कि हुथीज़ के अटैक हों या ईरान जिस तरह से बहरीन और तमाम जगह UAE तमाम जगहों पर मिसाइल अटैक कर रहा है, एक बार फिर से लड़ाई नए सिरे पर छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक बड़ा ऐसा फैक्टर है जो फिर से सारी चीज़ों को जो थमती नज़र आ रही थी। पिछले महीने ही दोनों देशों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच में एक सहमति बनी थी कि साहब अब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। 21 दिन में नहीं टिक पाए सर ये लोग। और अब जो लड़ाई दोबारा फिर से छिड़ रही है, हो सकता है इसके बाद इसमें और एस्केलेशन दिखाई दे दोनों पक्षों के बीच में। और ये भारत के लिए एक मुश्किल फिर से वक्त, जैसा पहले हमने देखा भारत के लिए क्रूड हो, चाहे आप गैस को ले लीजिए, गैस की सप्लाई हो, इन तमाम चीज़ों के लिए फिर से एक अनसर्टेन दौर पैदा कर सकता है। एक बड़ी दुखद खबर ये भी आ रही है सर कि एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई है सर। उस पर जो है राजनायक साहब को जो तलब भी किया गया है, तो क्या सिर्फ हम लोग तलब खेलते रहेंगे सर, या हम लोग क्यों पिस रहे हैं सर? नहीं, देखिए अब आपका एक बड़ा तबका है जो बाहर इन गल्फ कंट्रीज़ में या खाड़ी देशों में काम करता है। तो सर वहाँ से रेमिटांस भी तो आपको भर के भेजता है, नंबर 1 है हम लोग रेमिटांस के मामले में। तो इस तरह के जब जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो उसमें इस तरह के डैमेजेस कई बार हो जाते हैं, जब आपके मजदूर, जब आपके कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं। और जिस तरह की ये सीज़ फायर जिस तरह से टूटा, वो वाकई दुखद खबर है कि एक व्यक्ति की जान गई। लेकिन सरकारों के पास, चूंकि भारत सरकार इसमें एक न्यूट्रल, भारत का अगर आप पक्ष देखेंगे तो एक न्यूट्रल पक्ष के तौर पर लगातार भारत कहता रहा है कि ये लड़ाई रुकनी चाहिए, ये एस्केलेट नहीं, जंग होनी चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना चाहिए। तो भारत का पक्ष हमेशा से इसी चीज़ को लेकर रहा है।